यूपीएससी मेन 2025 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 लेक्चर 19 हिंदी। एक हड़प्पाकालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं को चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हड़प्पाकालीन वास्तुकला सिंधु घाटी सभ्यता की उच्च विकसित नगर नियोजन प्रणाली का परिचायक है। इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता उसकी सुव्यवस्थित योजना, पक्की ईंटों से बने मकान और जल निकासी प्रणाली है। प्रत्येक नगर में सड़कों का ग्रिड पैटर्न में निर्माण हुआ था, जो उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम दिशा में फैली होती थीं। मुख्य इमारतों में मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार, धौलावीरा की जल संरक्षण प्रणाली और लोथल का गोदाम प्रमुख हैं। मकान 1 या 2 मंजिला होते थे, जिनमें आंगन, रसोई और शौचालय होते थे। अधिकांश भवनों का निर्माण एक समान आकार की पक्की ईंटों से हुआ था। नगरों में जल निकासी के लिए ढकी हुई नालियों की व्यवस्था थी, जो आधुनिक नगर नियोजन का संकेत देती है। यह वास्तुकला उस समय की तकनीकी प्रगति और सामाजिक संगठन की उन्नत स्थिति को दर्शाती है। अगला प्रश्न 2 अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। अकबर की धार्मिक समन्वयता की नीति उसकी दूरदर्शिता और राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण थी। उसने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सौहार्द स्थापित करने के लिए अनेक उपाय किए। अकबर ने 1562 में दास प्रथा और 1563 में तीर्थ कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर हटा दिया, जिससे गैर मुस्लिमों को राहत मिली। उसने राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। अकबर ने 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। 1582 में उसने दीन-ए-इलाही की शुरुआत की, जो सभी धर्मों की अच्छी बातों को समाहित करने का प्रयास था, यद्यपि यह सीमित रहा। अकबर की नीति धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी, जिसने साम्राज्य में स्थायित्व और विविधता को स्वीकार्यता दिलाई। यह नीति भारत के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। अगला प्रश्न 3 मूर्तिकारों ने चंदेल कला रूपों को जीवन की व्यापकता और लचकदार ओज से भर दिया, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। चंदेल काल की कला, विशेषतः खजुराहो के मंदिरों में विकसित मूर्तिकला, भारतीय स्थापत्य और सौंदर्य बोध का अद्वितीय उदाहरण है। इन मूर्तियों में जीवन की व्यापकता, भावनाओं की गहराई और शारीरिक लचक स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है। मूर्तिकारों ने देवी देवताओं, अप्सराओं, मिथुन युगलों, संगीतज्ञों, योद्धाओं और साधारण जनजीवन के दृश्यों को इतनी सूक्ष्मता से तराशा कि वे पत्थर में होकर भी जीवंत प्रतीत होते हैं। नारी आकृतियां विशेष रूप से आकर्षक, लयबद्ध मुद्राओं और सौंदर्य की प्रतीक हैं। इन मूर्तियों में प्रेम, भक्ति, संगीत, नृत्य, वीरता और आध्यात्मिकता जीवन के विविध पहलुओं को दर्शाया गया है। शरीर की गति और भावों की लयात्मकता ने इन्हें ओज और संवेदनशीलता प्रदान की है। इस प्रकार चंदेल मूर्तिकला केवल धार्मिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि जीवन की संपूर्णता का कलात्मक उत्सव है। अगला प्रश्न 4 जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीप देशों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है? उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे ध्रुवीय हिमखंड और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव समुद्र स्तर में वृद्धि के रूप में सामने आ रहा है, जो विशेष रूप से निम्नस्थित द्वीप देशों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। मालदीव, तुवालू और किरिबाती जैसे देश समुद्र स्तर में बढ़ोतरी के कारण डूबने की कगार पर हैं। इन देशों की अधिकतम ऊंचाई कुछ मीटर ही है, जिससे बाढ़, भूमि कटाव और खारे पानी के घुसपैठ जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इससे पीने का पानी, कृषि और आवास संकटग्रस्त हो रहे हैं। इन देशों के नागरिकों को
जलवायु शरणार्थी बनने की नौबत आ सकती है। इसके साथ ही सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक जीवन शैली और जैव विविधता पर भी खतरा मंडरा रहा है। इस प्रकार समुद्र स्तर में वृद्धि द्वीप देशों के भौगोलिक और सामाजिक अस्तित्व को गहराई से प्रभावित कर रही है। अगला प्रश्न 5. गैरकृषि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं? ये गतिविधियां भारत में भौगोलिक विशेषताओं से किस प्रकार संबंधित है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। गैरकृषि प्राथमिक गतिविधियां वे आर्थिक क्रियाएं हैं जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर आधारित होती हैं, लेकिन सीधे खेती से संबंधित नहीं होती। इनमें प्रमुख हैं खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, वन उत्पाद संग्रह और शिकार। भारत में ये गतिविधियां विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं। उदाहरण स्वरूप खनन, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के पठारी क्षेत्रों में खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे वहां लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट आदि का खनन होता है। मत्स्य पालन, भारत की लंबी समुद्री तटरेखा 7,500 किलोमीटर, विशेषकर केरल, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में समुद्री मत्स्य पालन को प्रोत्साहित करती है। वानिकी, हिमालयी और मध्य भारत के घने जंगलों में लाख, गोंद, औषधीय पौधों जैसी वन उत्पादों की भरपूर उपलब्धता है। इस प्रकार भारत की विविध भौगोलिक परिस्थितियां गैरकृषि प्राथमिक गतिविधियों को दिशा और अवसर प्रदान करती हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखने हैं अगला प्रश्न। 6 उपयुक्त उदाहरणों के साथ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन पर्यावरणीय संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी है। पारिस्थितिक लाभ। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ, नवीकरणीय स्रोत है जो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करती है, जिससे जलवायु परिवर्तन की गति धीमी होती है। यह कोयला या पेट्रोलियम आधारित ऊर्जा की तुलना में वायु प्रदूषण रहित है। उदाहरण स्वरूप राजस्थान के भादला सोलर पार्क ने लाखों टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। आर्थिक लाभ। सौर ऊर्जा उत्पादन से दीर्घकालिक ऊर्जा लागत में कमी आती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाकर छोटे उद्योगों और आजीविका को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा सौर परियोजनाएं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करती हैं। उदाहरण स्वरूप गुजरात में सौर छत योजना ने स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त किया है। इस प्रकार सौर ऊर्जा भारत के सतत विकास हेतु एक महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न 7. सुनामी क्या है? वे कैसे और कहां बनती हैं? उनके परिणाम क्या है? उदाहरणों सहित समझाइए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। सुनामी समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाली विशाल और विनाशकारी लहरें होती हैं, जो तटीय क्षेत्रों में भारी तबाही ला सकती हैं। कैसे बनती हैं? सुनामी आमतौर पर समुद्र के अंदर भूगर्भीय गतिविधियों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती हैं। जब समुद्र तल में अचानक विस्थापन होता है, तो पानी की एक बड़ी मात्रा ऊपर की ओर धकेली जाती है, जिससे लहरें बनती हैं जो तेजी से चारों ओर फैलती हैं। कहाँ बनती हैं? सुनामी अधिकतर उन क्षेत्रों में बनती हैं जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि अधिक होती है, जैसे प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर क्षेत्र। परिणाम: सुनामी से भारी जनहानि, संपत्ति का नुकसान, तटीय पारिस्थितिक तंत्र का विनाश और भूमि कटाव हो सकता है। उदाहरण: 2004 की हिंद महासागर सुनामी में भारत के अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और केरल में व्यापक तबाही हुई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस प्रकार सुनामी प्रकृति की एक विनाशकारी शक्ति है, जिससे सतर्कता और तैयारी आवश्यक है। अगला प्रश्न 8. भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है? उत्तर 150 शब्दों में दीजिए।
इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में स्मार्ट शहर मिशन का उद्देश्य तकनीकी समाधान, बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के माध्यम से शहरी जीवन को बेहतर बनाना है। यह मिशन शहरी गरीबी और वितरणात्मक न्याय को भी लक्षित करता है, परंतु इसकी सफलता मिश्रित रही है। शहरी गरीबी को कम करने हेतु मिशन में किफायती आवास, जल विद्युत की नियमित आपूर्ति और परिवहन सुविधाओं पर ध्यान दिया गया है। उदाहरण स्वरूप, इंदौर और पुणे जैसे शहरों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी से सार्वजनिक सेवाएं अधिक सुलभ और पारदर्शी बनी हैं। वितरणात्मक न्याय के संदर्भ में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सभी वर्गों को लाभ मिले। हालांकि कई बार इन परियोजनाओं से झुग्गीवासियों का विस्थापन भी हुआ है, जिससे असमानता बढ़ी है। इसलिए स्मार्ट शहर मिशन में समावेशी योजना, समुदाय की भागीदारी और गरीबों की जरूरतों को प्राथमिकता देना आवश्यक है, ताकि यह वास्तव में न्यायपूर्ण और सतत विकास को बढ़ावा दे सके। अगला प्रश्न 9 भारत में सिविल सेवा का लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में सिविल सेवा का लोकाचार उसके कर्तव्यनिष्ठ, निष्पक्ष और उत्तरदायी कार्यप्रणाली में परिलक्षित होता है। यह लोकाचार व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना का संतुलित मेल है। व्यावसायिकता का अर्थ है प्रशासनिक दक्षता, कानून के प्रति निष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता। भारतीय सिविल सेवक बिना पक्षपात के नीति कार्यान्वयन में विशेषज्ञता दिखाते हैं। वहीं राष्ट्रवादी चेतना उन्हें केवल नियमों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानने की प्रेरणा देती है। स्वतंत्रता आंदोलन में कई भारतीय सिविल सेवकों ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर योगदान दिया था। आज भी आपदा प्रबंधन, चुनाव प्रक्रिया, जनकल्याण योजनाओं में सिविल सेवक अपनी निष्ठा और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण स्वरूप, महामारी के दौरान सिविल सेवकों ने जीवन जोखिम में डालकर सेवाएं दीं। इस प्रकार भारतीय सिविल सेवा प्रशासनिक कौशल और देशभक्ति के संतुलन का प्रतीक है। अगला प्रश्न 10 क्या आपको लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति ही है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति तक सीमित नहीं है, यद्यपि यह एक प्रमुख पहलू अवश्य है। वैश्वीकरण ने विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और बाजारों को जोड़ा है, जिससे उपभोक्तावाद को बल मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रसार और विज्ञापनों ने उपभोग को जीवन शैली का केंद्र बना दिया है। उदाहरण स्वरूप, फास्ट फूड, ब्रांडेड वस्त्र और तकनीकी गैजेट्स की मांग में वृद्धि। हालांकि वैश्वीकरण के कई सकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे तकनीकी नवाचार, चिकित्सा और शिक्षा तक बेहतर पहुंच, सांस्कृतिक आदान प्रदान और विकासशील देशों में रोजगार के अवसर। इसके अलावा वैश्विक नागरिकता, पर्यावरणीय जागरूकता और मानवाधिकारों की समझ में भी इजाफा हुआ है। अतः यह कहना एकांगी होगा कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अवसर, चुनौतियां और विरोधाभास सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न 11 महात्मा ज्योतिराव फुले के समाज सुधार प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्याओं को छुआ है। चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। महात्मा ज्योतिराव फुले 1827 से 1890 भारतीय समाज के एक महान समाज सुधारक और विचारक थे, जिनके प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों, जैसे दलित, महिला, निचली जाति और शोषित वर्ग की समस्याओं को उजागर किया और उनका समाधान खोजने का मार्ग प्रशस्त किया। फुले ने समाज में व्याप्त जातिवाद, छुआछूत और महिला भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बताया कि कैसे ऊंची जातियों द्वारा निचली जातियों का शोषण किया जाता है और उन्हें शिक्षा, सामाजिक सम्मान और समान अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उनकी पुस्तक गुलामगिरी
में उन्होंने जाति प्रथा की कटु आलोचना की और इसे समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा बताया। फुले ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी उपकरण माना। उन्होंने 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ पुणे में भारत की पहली महिला स्कूल की स्थापना की, जो न केवल महिलाओं बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के लिए भी शिक्षा के द्वार खोलती थी। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष किया। फुले का कार्य सामाजिक समानता, स्त्री एमेंसिपेशन और दलित अधिकारों के लिए क्रांतिकारी था। उनका जीवन और लेखन समाज सुधार की दिशा में प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने भारतीय समाज के उपेक्षित तबकों को उनकी आवाज और अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फुले की सोच आज भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए प्रासंगिक है। अगला प्रश्न 12 राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आजादी के प्रारंभिक काल में भारत के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया राज्यतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदमों के माध्यम से हुई। राज्यतंत्र के सुदृढ़ीकरण में भारत ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। संविधान सभा ने 1950 में भारत का संविधान लागू किया, जिसने संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों की गारंटी दी। इसके साथ ही प्रशासनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाएं स्थापित की गईं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी। योजना आयोग की स्थापना हुई और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के तहत कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देकर स्वावलंबन की दिशा में कदम उठाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता बढ़ाने और तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रयास किए गए। यूनिवर्सिटी शिक्षा आयोग 1948 ने शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण पर सुझाव दिए। महिला शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा को विशेष महत्व मिला। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत ने गैर संरेखित नीति अपनाई और शांति, सहयोग तथा विश्वसनीयता के आधार पर विश्व समुदाय में अपनी पहचान बनाई। 1947 के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रकार स्वतंत्रता के प्रारंभिक काल में भारत ने समग्र विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए विविध क्षेत्रों में ठोस और दूरगामी नीतियां अपनाईं, जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनी। अगला प्रश्न 13 समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है। स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 ने न केवल फ्रांस बल्कि समकालीन विश्व के राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया। इसकी निरंतर प्रासंगिकता आज भी अनेक कारणों से बनी हुई है। सबसे पहले, फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर प्रसारित किया। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श आज भी विभिन्न देशों की संविधानों और मानवाधिकार आंदोलनों का आधार है। इससे तानाशाही और सामंती व्यवस्थाओं के खिलाफ जनसाधारण में जागरूकता और संघर्ष को बल मिला। दूसरे, इस क्रांति ने राज्य और नागरिक के बीच संबंधों को नया स्वरूप दिया। लोगों को शासन में भागीदारी और अधिकार प्राप्त हुए, जिससे आज के लोकतांत्रिक राष्ट्रों की नींव रखी गई। तीसरे, फ्रांसीसी क्रांति ने वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय के विचारों को उभारा, जिसने बाद में सामाजिक सुधारों, मजदूर आंदोलनों और अधिकारों की लड़ाइयों को प्रेरित किया। इसके अतिरिक्त, क्रांति ने अधिकारों की सार्वभौमिकता और संवैधानिक शासन के सिद्धांतों को बल दिया, जो आज के वैश्विक लोकतंत्रों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के मूलभूत स्तंभ हैं। इस प्रकार, समकालीन विश्व में फ्रांसीसी क्रांति के विचार और मूल्य आज भी मानवाधिकार, सामाजिक समानता और लोकतांत्रिक शासन की रक्षा हेतु प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।
यह क्रांति आज भी स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई में एक मार्गदर्शक बनी हुई है। अगला प्रश्न 14 विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के वितरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। विश्व के अपतटीय तेल भंडार समुद्र के तल में स्थित वे क्षेत्र होते हैं जहां समुद्री तल की चट्टानों में तेल और प्राकृतिक गैस जमा होती है। इन भंडारों का वितरण मुख्यतः उन स्थानों पर होता है जहां भूगर्भीय प्रक्रियाओं ने कार्बनिक पदार्थों को समुद्र तल की चट्टानों में संचित किया हो और उनके ऊपर एक अपर्दित परत हो जिससे तेल संरक्षित रह सके। भौगोलिक दृष्टिकोण से अपतटीय तेल भंडार मुख्यतः महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्रों, विशेषकर गहरे समुद्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये क्षेत्र विश्व के प्रमुख महासागरों जैसे अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर में स्थित हैं। उदाहरण के लिए खाड़ी क्षेत्र, पर्शियन गल्फ, मेक्सिको की खाड़ी, नॉर्वे का नॉर्थ सी क्षेत्र और पश्चिमी अफ्रीका के समुद्री तट अपतटीय तेल भंडारों के प्रमुख उदाहरण हैं। तटवर्ती तेल भंडारों की तुलना में अपतटीय भंडार गहरे समुद्र में पाए जाते हैं और इनके निष्कर्षण के लिए उच्च तकनीकी कौशल और महंगे उपकरणों की आवश्यकता होती है। तटवर्ती भंडार स्थलीय क्षेत्रों के निकट समुद्र के कम गहरे भागों में होते हैं, जहां तेल की खोज और उत्पादन अपेक्षाकृत आसान और सस्ता होता है। अपतटीय भंडारों का महत्व इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तटवर्ती भंडार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अतः अपतटीय तेल निष्कर्षण विश्व की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, किंतु इसके साथ पर्यावरणीय जोखिम भी जुड़े हैं। इस प्रकार अपतटीय और तटवर्ती तेल भंडार स्थान, तकनीकी चुनौतियां और आर्थिक पहलुओं में भिन्न हैं और दोनों ही विश्व ऊर्जा स्रोतों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न 15 स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में GIS और RS तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। स्थानीय और क्षेत्रीय योजना निर्माण में GIS, भूस्थानिक सूचना प्रणाली और RS, रिमोट सेंसिंग तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और ड्रोन के समन्वित उपयोग से योजनाओं की गुणवत्ता, सटीकता और कार्यक्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। GIS स्थानिक डेटा का संग्रह, विश्लेषण और प्रबंधन करता है, जिससे विभिन्न भौगोलिक और पर्यावरणीय कारकों का समग्र दृष्टिकोण मिलता है। RS उपग्रह या हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से जमीन की विस्तृत और समय समय पर नवीनतम जानकारी प्रदान करता है, जिससे भूमि उपयोग, जल संसाधन, वन कवर आदि की निगरानी संभव होती है। ड्रोन इन तकनीकों को और अधिक सटीकता प्रदान करते हैं। वे छोटे क्षेत्र में उच्च रिजोल्यूशन वाले छायाचित्र और वीडियो संग्रहित कर सकते हैं, जो कठिन पहुंच वाले इलाकों की जानकारी जुटाने में उपयोगी हैं। इससे भूमि का वास्तविक स्थिति में आकलन करना आसान हो जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI विशाल भूस्थानिक डेटा का त्वरित विश्लेषण करती है, पैटर्न पहचानती है और पूर्वानुमान मॉडल तैयार करती है, जैसे आपदा प्रबंधन में बाढ़ या सूखे की संभावना का पूर्वानुमान या शहरी विस्तार के उपयुक्त क्षेत्र की पहचान। इन तकनीकों के संयोजन से योजना बनाने वाले अधिक प्रभावी, टिकाऊ और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील योजनाएं तैयार कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इनके उपयोग से ट्रैफिक प्रबंधन, जल आपूर्ति और प्रदूषण नियंत्रण में सुधार होता है। इस प्रकार GIS, RS, AI और ड्रोन की संयुक्त तकनीकी शक्ति स्थानीय एवं क्षेत्रीय विकास योजनाओं को वैज्ञानिक, प्रभावी और संवेदनशील बनाती है। अगला प्रश्न 16 चर्चा कीजिए कि ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप, साइज में क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। ग्रह के महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार एवं माप में परिवर्तन मुख्यतः पृथ्वी की क्रिस्टल द्रव्यमानों की टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी, क्रस्ट,
कई टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित है, जो लगातार गतिशील रहती हैं। टेक्टोनिक गतिविधियां, जैसे प्लेट्स का टकराव, दूर होना और एक दूसरे के नीचे सरकना, महाद्वीपों और महासागरों के आकार को बदलती हैं। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर होती हैं, डाइवर्जेंट सीमाएं, तो बीच में नया महासागरीय क्रस्ट बनता है। इससे महासागरीय बेसिन का विस्तार होता है और महाद्वीप धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। उदाहरणस्वरूप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच अटलांटिक महासागर का विस्तार। प्लेट्स के टकराने, कन्वर्जेंट सीमाएं, से पहाड़ों का निर्माण होता है और महाद्वीपों का आकार बदलता है। जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण भारत और एशिया की टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से हुआ। इसके अलावा सुभूमि प्लेट के नीचे महासागरीय प्लेट के दबने से महासागरों के आकार में कमी आती है। ट्रांसफॉर्म सीमाओं पर प्लेट्स एक दूसरे के सापेक्ष क्षैतिज रूप से सरकती हैं, जिससे सैद्धांतिक रूप से महाद्वीपों के आकार में कुछ स्थानीय बदलाव होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर टेक्टोनिक गतिविधियां महाद्वीपों और महासागरीय बेसिनों के आकार और माप में निरंतर परिवर्तन लाती हैं, जो पृथ्वी के भूआकृतिक विकास की मूलभूत प्रक्रिया है। अगला प्रश्न 17 भूमि, मिट्टी और जल संसाधनों के विशेष संदर्भ के साथ गंगा नदी बेसिन में जनसंख्या वितरण और घनत्व पर चर्चा कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। गंगा नदी बेसिन भारत के सबसे महत्वपूर्ण और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। यहाँ के भूमि, मिट्टी और जल संसाधन जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। गंगा बेसिन की भूमि उर्वरक है और यहाँ की मिट्टी मुख्यतः आलोवीय तथा गाद से बनी है, जो कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इस उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ फसल उत्पादन अधिक होता है, जिससे लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। इस वजह से जनसंख्या यहाँ सघनता से बसती है। जल संसाधनों की प्रचुरता भी इस क्षेत्र की विशेषता है। गंगा और इसकी सहायक नदियां पीने, सिंचाई, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी उपलब्ध कराती हैं। इससे न केवल कृषि का विकास होता है, बल्कि औद्योगिक और शहरी केंद्र भी यहाँ विकसित हुए हैं, जैसे कानपुर, वाराणसी और पटना। इन प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता ने गंगा बेसिन को अत्यंत उपयुक्त आवासीय और आर्थिक क्षेत्र बना दिया है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ जनसंख्या घनत्व देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस क्षेत्र में उच्च जनसंख्या घनत्व वाले हैं। हालांकि अत्यधिक जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव भी बढ़ता है, जिससे पर्यावरणीय और सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जल प्रदूषण, भूमि क्षरण और भूमि अवैध कब्जे जैसी चुनौतियां यहाँ आम हैं। अतः गंगा नदी बेसिन का उपजाऊ भूमि और प्रचुर जल संसाधन जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रमुख कारण हैं, जो क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न 18 आधुनिक समाज में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? भारतीय अनुभव से अपने उत्तर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। आधुनिक समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने के बावजूद फास्ट फूड उद्योग का विस्तार एक विरोधाभासी लेकिन व्यावहारिक सामाजिक आर्थिक तथ्य है। इसके कई कारण हैं, जिनसे समझा जा सकता है कि क्यों फास्ट फूड उद्योग बढ़ रहा है। सबसे पहले, शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग जल्दी और सस्ते भोजन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। फास्ट फूड त्वरित, सुविधाजनक और स्वादिष्ट होता है, जो समय की कमी वाले उपभोक्ताओं के लिए उपयुक्त विकल्प है। दूसरे, वैश्वीकरण के चलते विदेशी फास्ट फूड ब्रांड्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC, पिज्जा हट आदि भारत में तेजी से लोकप्रिय हुए हैं। ये ब्रांड युवाओं के बीच फैशन और जीवन शैली का हिस्सा बन गए हैं। तीसरे, फास्ट फूड की मार्केटिंग प्रभावशाली होती है, जो विशेषकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित करती है। भारत में मल्टीनेशनल कंपनियां विज्ञापनों और छूटों के माध्यम से अपने उत्पादों को बढ़ावा देती हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, जैसे मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह, फास्ट फूड के अत्यधिक सेवन से जुड़ी हैं।
भारतीय स्वास्थ्य संगठन और सरकार ने जागरूकता अभियानों की शुरुआत की है, लेकिन व्यवहारिक बदलाव धीरे धीरे ही होते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के शहरी केंद्रों में फास्ट फूड की दुकानों की संख्या बढ़ी है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक और घरेलू भोजन अधिक प्रचलित है। इस प्रकार फास्ट फूड उद्योग की वृद्धि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का परिणाम है, जो स्वास्थ्य चिंताओं के बावजूद जारी है। इसके संतुलन के लिए उपभोक्ताओं की जागरूकता और स्वस्थ विकल्पों को बढ़ावा देना आवश्यक है। अगला प्रश्न 19 पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए सतत विकास हासिल करना भारत जैसे देश में गरीब लोगों की जरूरतों के साथ टकराव में आ सकता है? टिप्पणी कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की अवधारणा आधुनिक विकास की अनिवार्य शर्त बन गई है, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश में इसे गरीब लोगों की तत्काल आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के साथ संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भारत में बड़ी आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करती है, जिनकी प्राथमिक आवश्यकताएं जैसे रोजगार, भोजन, आवास और बुनियादी सेवाएं पूरी करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण के लिए कड़े नियम लागू करना या संसाधनों का सीमित उपयोग आर्थिक विकास और गरीबी उन्मूलन में बाधक बन सकता है। उदाहरणस्वरूप, जंगलों की कटाई रोकने के लिए प्रतिबंधों से जंगल पर निर्भर आदिवासी समुदायों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। साथ ही पर्यावरणीय नियमों के कारण उद्योगों और कृषि गतिविधियों पर सीमाएं लगने से गरीबों को रोजगार के अवसर कम मिल सकते हैं। इसलिए आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच टकराव पैदा हो जाता है। हालांकि सतत विकास का उद्देश्य ही इस टकराव को कम करना है, पर्यावरण की रक्षा करते हुए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। भारत में इसके लिए नवीनीकृत ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी और सामाजिक कल्याण योजनाओं का समन्वय आवश्यक है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग से ऊर्जा की पहुंच बढ़ती है और पर्यावरण संरक्षण भी होता है। इसी प्रकार सतत कृषि पद्धतियां अपनाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और गरीबों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, जिसके लिए नीति निर्धारकों को समावेशी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगला प्रश्न 20 क्या भारत में जनजातीय विकास दो धुरियों, विस्थापन और पुनर्वास के इर्दगिर्द केंद्रित है? अपने विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में जनजातीय विकास का विषय काफी जटिल और बहुआयामी है, लेकिन यह कहना सही होगा कि इसका एक बड़ा हिस्सा विस्थापन और पुनर्वास के इर्दगिर्द केंद्रित रहा है। भारत की जनजातीय आबादी मुख्यतः प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों जैसे जंगल, पहाड़, नदी घाटियां में रहती है। विकास की प्रक्रियाओं जैसे खनन, बांध निर्माण, औद्योगिकीकरण और बड़े अवसंरचना प्रोजेक्ट्स के कारण जनजातीय समुदायों का विस्थापन हुआ है। इसका सीधा प्रभाव उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़ा है। विस्थापन से जनजातीय लोगों को उनकी पारंपरिक आजीविका, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित होना पड़ता है, जिससे वे गरीबी और सामाजिक बहिष्कार के दायरे में आ जाते हैं। पुनर्वास योजनाएं अक्सर अधूरी या अपर्याप्त होती हैं, जिससे उनकी स्थिति और भी कमजोर होती है। हालांकि जनजातीय विकास केवल विस्थापन तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, सांस्कृतिक संरक्षण और राजनीतिक सशक्तिकरण भी विकास के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सरकार ने पंचायती राज, वन अधिकार अधिनियम और जनजातीय कल्याण योजनाओं के माध्यम से सुधार की कोशिश की है। फिर भी विकास के कई मॉडल जनजातीय समुदायों के मूल अधिकारों और संस्कृति की रक्षा करने में असफल रहे हैं, जिससे विस्थापन का मुद्दा अधिक चर्चा में रहा है। इसलिए भारत में जनजातीय विकास को विस्थापन और पुनर्वास के संदर्भ में समझना आवश्यक है, लेकिन यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि विकास का लक्ष्य जनजातीय समाज को संपूर्ण रूप से सशक्त बनाना होना चाहिए, न कि केवल पुनर्वास तक सीमित रहना।